तो लास्ट क्लास में क्या पढ़े कि हाइड्रोस्टैटिक फोर्स प्लेनर बॉडी पे, अगर प्लेनर बॉडी नहीं रहेगा तो जैसे मान लो कि हम एक ऐसा बॉडी ले लिए सिलिंड्रिकल, ये सिलेंडर है, इसका रेडियस है r और हाइट है h, और एक तरफ से पूरा पानी भरा हुआ है, एक साइड से, ठीक है ना। क्या लिख रहे हैं? वाटर इज फिल्ड in one side of cylinder, ठीक है। तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द surface of cylinder F बराबर कितना होगा? F हाइड्रोस्टैटिक बराबर F हाइड्रोस्टैटिक बराबर हो जाएगा प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास जो होता है, इनटू एरिया किसका लेंगे? जब प्लेनर था तब तो बढ़िया था, फेस एरिया ले लिए, अब प्लेनर है नहीं, 3 डायमेंशनल बॉडी। तो ऐसे केस में जहां भी 3 डायमेंशनल बॉडी हो वहां पर हम लोग लेते हैं प्रोजेक्टेड एरिया। क्या लेते हैं? नाम सुने हो प्रोजेक्टेड एरिया का? नहीं सुना? F हाइड्रोस्टैटिक बराबर प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड एरिया क्या है देखिए, समझिएगा ध्यान से तो पता लग जाएगा। एक वो पतला वाला लाओ तो, हाँ वही। जैसे इसको ऐसा मोड़ दिया, ऐसा, ये सिलेंडर बन गया, ये सिलेंडर बन गया। अब इसका सामने, जैसे इधर से फोर्स लग रहा है, इधर पानी है एक तरफ, तो इधर से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो सामने, इसके जस्ट सामने इसका प्रोजेक्शन कैसा होगा? दीवार पे इसका शैडो कैसा बनेगा? इस सिलेंडर का शैडो सामने वाले दीवार पे रेक्टेंगल बनेगा। ये दब जाएगा ना, अरे दीवार पर तो जाके ये प्लेनर बन जाएगा। तो ये जो सिलेंडर है वो दब के क्या हो जाएगा? इसका ये कितना होगा? 2r, और ये कितना होगा? h हो जाएगा कि नहीं? लीजिए उसको दे दो जिसका है। तो 2r इंटू h इसका प्रोजेक्टेड एरिया होगा कि नहीं होगा? तो किसी भी बॉडी का, स्फेयर है सर्कल बन जाएगा, कोन है ट्रायंगल बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? सिलेंडर है रेक्टेंगल बन जाएगा। तो प्रोजेक्टेड एरिया लेना है इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, यानी क्या हो जाएगा यहां पर? इस हिसाब से अगर बात करें तो h/2 दूरी पे प्रेशर, तो रो जी h/2 इंटू प्रोजेक्टेड एरिया क्या? 2RH। बोलो 2RH सही है? लिखिए। अब देखो सवाल हम दे रहे हैं, एक कोन ले लिए, एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन है, थोड़ा एक राइट सर्कुलर कोन है, ये H है और ये R है, और एक साइड से पानी भरा हुआ है, एक साइड से तो वही बात यहां भी हुआ गया। लिखो वाटर इज फिल्ड
in one side of body, in one side of body, find the horizontal component of hydrostatic force, find the horizontal component of hydrostatic force, horizontal component of hydrostatic force on the slant surface, on the slant surface of cone, on the slant surface of cone. ठीक है, अब सोचिए इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलना पड़ा काहे हमको, सिलेंडर में तो नहीं बोले थे, क्योंकि सिलेंडर में जो भी फोर्स था वो हॉरिजॉन्टल ही था. इस बार ये कैसा फोर्स लगाएगा, फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगाता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स. तो इसका दो कंपोनेंट होगा कि नहीं होगा, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, है ना. वर्टिकल फोर्स भी निकालना बताएंगे अभी हम, लेकिन पहले हॉरिजॉन्टल समझ रहे हैं. हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, तो एफ हाइड्रोस्टैटिक का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल एकदम ध्यान से समझोगे, क्योंकि इसके बाद हम छोड़ देंगे डीपीपी 1, मैंने कहने का मतलब इसके बाद क्लास नहीं छोड़ देंगे, इसके बाद हम डीपीपी 1 और डीपीपी 2 पूरा करने के लिए देंगे आपको, उसमें ये सब यूज होगा. क्या हो जाएगा, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, बोलो प्रोजेक्टेड एरिया. अब तुमको ऐसा लग रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास किसका ले, क्योंकि सॉलिड कौन का सेंटर ऑफ मास यहां से h/4 पे है, हॉलो कौन का सेंटर ऑफ मास यहां से h/3 पे है. ले किसका, ये तो चर्चा हुआ ही नहीं अभी तक, कहां चर्चा की है. अच्छा, अगर इसके अंदर सॉलिड रहता तो ये कम फोर्स लगाता. इसको पता भी है कि अंदर से ये होलो है कि भरा हुआ है. इसको कहां वाटर को ये कहां महसूस हो रहा है कि कौन होलो है कि सॉलिड है, महसूस हो रहा है क्या. हम सीधे बोले सेंटर ऑफ मास पर का प्रेशर, क्या करोगे तुम अब, सॉलिड कौन लोगे कि होलो कौन लोगे. हम लोग सेंटर ऑफ मास प्रोजेक्टेड बॉडी का लेंगे, ट्रायंगल का ले, जो प्रोजेक्टेड बॉडी बनेगा उसी का सेंटर ऑफ मास लेंगे. ठीक है ना, हम होलो सॉलिड के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं. ये क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ प्रोजेक्टेड बॉडी, प्रोजेक्टेड बॉडी. सही है, जो हमारा प्रोजेक्टेड बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास नहीं. अब देखिए क्या है, तो उस हिसाब से हम फोर्स निकालना, ध्यान दो. तो ट्रायंगल है, इसका प्रोजेक्शन क्या है, ट्रायंगल है. अच्छा, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन लेने के लिए हमेशा प्रोजेक्टेड बॉडी वर्टिकल में ही देखेंगे. समझ रहे ना, सामने कैसा बॉडी बना, ट्रायंगल. तो ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास यहां से h/3 पे होगा, तो यहां से 2h/3 पे. ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये कितना है, h/3 है, तो ये 2h/3 है ना. तो डेंसिटी इंटू रो जी 2h/3, रो जी सेंटर ऑफ मास का प्रेशर हो गया, इंटू क्या, हाफ बेस इंटू हाइट. बेस कितना, 2r/h. अरे बोलो, यही ना हुआ, 2 से 2 कट गया, फाइनल क्या आंसर आया, 2 रो जी एच आर 2/3 रो जी एच आर, नहीं, हाँ, रो जी एच स्क्वायर आर. सही है, कोई दिक्कत. तो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकाल सकते हैं, बोलिए. अब कहोगे कि वर्टिकल कंपोनेंट बताइए, वर्टिकल कंपोनेंट, तो उस पर भी एक सवाल दे रहे हैं. तो ऐसे सोचो,
यहां पे जो है चारों तरफ से पानी रख देते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट थोड़ा निकालने में अच्छा लगेगा, है ना। वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 0, चारों तरफ से लग रहा है। एक तरफ से था तब ना हॉरिजॉन्टल था, अब चारों तरफ से है तो हॉरिजॉन्टल क्या हो जाएगा 0। ये ऐसे पानी भरा हुआ है, ये अपना R और ये H, सॉरी ये H है, R है, ये वाटर है। लिखो, फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स exerted by water, exerted by water, exerted by water, water on the slant surface of cone, on the slant surface of cone, slant surface of cone, cone के slant surface पर क्या फोर्स लग रहा है ये बताइए। अब देखिए, एफ हाइड्रोस्टैटिक का वर्टिकल कंपोनेंट, तो सवाल अभी भी वही है, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, ठीक। अच्छा, प्रेशर एट सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए वर्टिकल ही हाइट ही देखेंगे, सेंटर ऑफ मास का वर्टिकल हाइट ही देखेंगे, चाहे हमको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना हो या वर्टिकल फोर्स निकालना हो, है ना। सेंटर ऑफ मास पर का प्रेशर फिक्स है, सेंटर ऑफ मास कितना पे है, h/3 पर है इस बॉडी का, तो यहां पर का प्रेशर, सॉरी हाँ, तो इधर से नीचे से कितना गया, ρg 2h/3, सही। लेकिन जब वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे, ध्यान दो, जब वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो प्रोजेक्टेड एरिया ऐसे देखेंगे, जिसके एलोंग कंपोनेंट उसी के एलोंग देखेंगे कि प्रोजेक्टेड एरिया क्या है। ये वाला कंपोनेंट निकाल रहे थे हॉरिजॉन्टल, तो सामने प्रोजेक्टेड एरिया देख रहे थे। अब ये वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो ये वाला एरिया देखेंगे, ये वाला कंपोनेंट तो ये वाला एरिया, माने कंपोनेंट के परपेंडिकुलर एरिया ले रहे हैं, समझ रहे बात को। तो वर्टिकल फोर्स है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कैसा शैडो बना, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, हाँ ठीक है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है तो दीवार, वर्टिकल दीवार पे कैसा शैडो बना, वो प्रोजेक्टेड एरिया है। तो यहां पर क्या शैडो बनेगा, ये वाले फोर्स के लिए, ये जो फोर्स लग रहा है इस पर, ये जो फोर्स इस पे लग रहा है, इसके लिए एरिया क्या है, सर्कल, कितना, πr², सही है ना, याद रहेगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल रहे हैं तो सामने वाले दीवार पर यानी वर्टिकल दीवार पे शैडो देखेंगे, उसका एरिया प्रोजेक्टेड एरिया होगा। वर्टिकल फोर्स निकाल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जो एरिया शैडो बनेगा उसका एरिया प्रोजेक्टेड एरिया होगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास निकालने में यह गलती नहीं करेंगे, सेंटर ऑफ मास उसके वर्टिकल हाइट के हिसाब से ही समझेंगे, जो वर्टिकल में उसका प्रोजेक्शन है उसी का सेंटर ऑफ मास लेना है हमेशा। केवल एरिया लेने में हम हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर रहे हैं, ये हो गया, बोलो। लेकिन क्या है कि ये जो मेथड हम तुमको बताए, इस मेथड से सवाल बन गया, आंसर आ गया, कितना, 2/3 πr² ρgh। लेकिन मजा नहीं आया, मजा इसलिए नहीं कि हमको अंदर से फील नहीं रही कर क्या रहे हैं। ये तो सीधे मशीन में फॉर्मूला है, उसमें डेटा डाले आंसर आ गया, यही है ना। एक होता है कि फील होना चाहिए, हाँ यही होगा, अंदर से महसूस हुआ कि ना एकदम
यही आंसर सही है। ये तो हम तुमको एक मैथ्स बता दिए कि सेंटर ऑफ मास पर का प्रेशर लो, अब प्रोजेक्टेड एरिया लो, आंसर निकालते जाओ। लेकिन जो हम फील कर पाए, गधा क्या तुम आगे पीछे दिख रहा है? जब समझा रहे थे इधर समझो। प्रोजेक्टेड एरिया हम लोग कैसे लिए वो तो एक अलग बात हुआ, इस तरह से हम लोग कर लिए। लेकिन यही सवाल को अगर हम महसूस करके बनाए, लगे कि हम कुछ समझ पाए, तो ये बताओ, अगर हम इसी को ऐसे बोलें, एक डॉट लाइन बनाते हैं यहां पर, ये डॉट लाइन, यहां भी एक डॉट लाइन है ना। ये जो डॉट लाइन बनाए, बन नहीं पाया, ये जो डॉट डॉट लाइन हम बनाए, इस डॉट लाइन के अंदर जितना पानी है, डॉट लाइन के अंदर जितना पानी है, उसी का ना वजन स्लैंट सरफेस पे वर्टिकल फोर्स है। सोच के देखो तो, ये वाला अपना वजन इस पर दे रहा होगा, इसके बाहर जितना पानी है, डॉटेड लाइन के बाहर जो वाटर है, उसका कोई असर इस स्लैंट सरफेस पर है क्या? स्लैंट सरफेस पे वजन कौन लगा रहा है? इस डॉटेड लाइन के अंदर का पानी। ठीक, तो हम लिख रहे हैं यहां पर वर्टिकल अल्टरनेट मेथड। देखिए, अल्टरनेट मेथड, वर्टिकल component of force बराबर weight of water under dotted line, अंडर। ये होगा कि नहीं होगा? इसमें किसी को दिक्कत है? ये तो फील हो रहा है आपको कि न्यूनतम होगा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बात तो लग रहा है, तो बनाओ। वेट क्या है? वाटर का डेंसिटी यानी रो इनटू वॉल्यूम वाटर का। अच्छा, वाटर का वॉल्यूम हम लिख रहे हैं, ध्यान देना। तो ये पूरा जो वॉल्यूम है वो सिलेंडर है। डॉटेड लाइन को पकड़ के लें तो पूरा क्या सिलेंडर है? कितना? पाई आर स्क्वायर एच। अब माइनस कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो बचा हुआ पानी का वॉल्यूम हो गया। अब -1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये तो वॉल्यूम हुआ। डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास, इंटू जी करेंगे तो वेट, और सॉल्व करेंगे तो 2/3 पाई आर स्क्वायर रो जी एच। सेम आ गया। तो ये महसूस हुआ और ये सीधे फॉर्मूला से हुआ। लेकिन इसको बना के इस मेथड को हम और ज्यादा क्या कर लिए? इस मेथड पे तुम्हारा भरोसा और बढ़ गया कि नहीं भाई? जो महसूस हुआ उस मेथड से बनाया और दोनों सेम है। माने सेंटर ऑफ मास पर का प्रेशर इनटू एरिया करते जाएंगे, किसी भी केस में काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो और क्या। समझ गए? तो हम लोग हाइड्रोस्टैटिक फोर्स इस तरह से किसी भी बॉडी पे निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए, अच्छा यहाँ पानी में डूबा हुआ है क्या? डूबा हुआ लग रहा है? डूबा हुआ तब रहता जब इधर भी रहता पानी। इधर है ही नहीं, इधर हम लोग एक कंटेनर सरफेस बना दिए, खत्म। यहीं तक है ना पानी, पूरा पानी के अंदर रहेगा ना डूबा हुआ है। तो अगर कोई बॉडी पूरी तरह से डूबा हुआ है, यानी नीचे भी पानी ऊपर भी पानी, और तब कहेगा वर्टिकल कंपोनेंट हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का, तो क्या होगा? जीरो नहीं होगा। डूबे हुए बॉडी पर बॉयंसी फोर्स ही हाइड्रोस्टैटिक फोर्स है, क्योंकि डूबे हुए बॉडी पर नेट फोर्स क्या है वर्टिकल में? बॉयंसी। निकाल के देखो ना, पता लग जाएगा। अरे डूबे हुए बॉडी पे नेट फोर्स क्या है? बॉयंसी ही तो है। नहीं समझ में आ रहा है? तो देख, नहीं समझ आ रहा तो करके देखो।
और इसको प्रमाणित कर लेते हैं, और आगे से हम लोग को किसी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना तो सीख गए, वर्टिकल कंपोनेंट भी वैसे ही निकालेंगे। लेकिन जहां पर कोई बॉडी डूबा हुआ है पूरी तरह से, ऊपर नीचे एकदम पानी के बीच में है, और तब पूछ रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक, कहने का मतलब यह है कि ये डूबा हुआ नहीं है, तो हम लोग इस तरह से निकाल लिए। अब अगर ये डूब जाता, जैसे ये देखो, ये कौन है, चारों तरफ से पानी में डूबा हुआ है, नहीं ऐसा है वाटर, और अब कहेगा कि इस पर निकालो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, तो उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है भाई। ऊपर से इस पर जो लगा वर्टिकल कंपोनेंट एफ वी निकाल चुके हैं ही हम लोग अभी, यहां से एक लगेगा एफ बॉटम पे, वो भी निकाल देंगे, है ना। बॉटम पे मान लो यहां एच हाइट तक पानी, इसके जस्ट ऊपर तक पानी है, जस्ट डूबा है, अरे यार लो ना, यहां तक पानी है ना, और ये हाइट है एच और ये आर। नोट करके हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है, नोट, ये नोट करके लिख लेंगे, कंफ्यूजन फिर ना हो। तो अब कहेगा कि नेट वर्टिकल फोर्स, तो एफ वर्टिकल फोर्स का नेट वैल्यू, तो निश्चित रूप से एफ बॉटम अब माइनस एफ वी है ना। अरे बॉटम और एफ वी जो लग रहा है इधर, ये सब जो लग रहा है एफ वी, उसको घटा देंगे। स्लैंट सरफेस पर जो लगा और नीचे से जो लगा, उसका डिफरेंस ही ना नेट वर्टिकल फोर्स हुआ। चलिए बॉटम पर क्या फोर्स है, तो बॉटम पर का प्रेशर रो जी एच, बॉटम पर का प्रेशर रो जी एच इंटू एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। बोलो यहां का एरिया कितना, अब माइनस एफ भी कितना निकाले हैं, 2/3 पाई आर स्क्वायर रो जी एच, तो घटा दो, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच रो जी, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर वी इन हुआ। अरे 1/3 पाई आर स्क्वायर इसके बाद रो वी इन हुआ। अब वी इन रो इंटू जी किसके बराबर, बुयांसी के बराबर आया कि नहीं आया। तो डूबे हुए बॉडी पे नेट वर्टिकल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स बुयांसी के बराबर होगा। बोलिए, लिखो इस बात को, बना लो। सो और ऐसा नहीं कि कोई नया बात कर रही है, हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं कि बुयांसी फोर्स का ओरिजिन पढ़ा रहे थे, तो बोले थे ना कि देखो जो भी प्रेशर डिफरेंस के कारण नेट वर्टिकल फोर्स क्रिएट हुआ वही बुयांसी है। देखो द नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, नेट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक फोर्स on a body sink into water is equal to buoyancy force, is equal to buoyancy force। सही है ना। तो ये कहानी हो गया। अब देखो एक और सवाल कर रहे हैं, एक ऐसा रेक्टेंगुलर गेट है डैम का, ठीक है ना, यहां पर हिंज किया हुआ है, यहां पे बॉटम पे क्या किया हुआ है, हिंज, पिवोट है ये, पिवोट, और इस तरफ पानी का पूरा प्रेशर है। अब ये पानी का प्रेशर क्या कर रहा होगा, इस रॉड को, सॉरी इस गेट को किधर धक्का देना चाह रहा होगा, तो उसको बचाने के लिए यहां पे एक फोर्स लगा दिए F।
एकदम टॉप पोजीशन पे क्या फोर्स लगा दिए, एफ। सवाल यही है कि ये एफ कितना हो कि ये रेक्टेंगुलर गेट इक्विलिब्रियम में रहे। इस गेट का ये लेंथ एल दिया हुआ है, अब विड्थ बी है। लिखिए ए रेक्टेंगुलर गेट, क्वेश्चन लिखो, ए रेक्टेंगुलर गेट ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ वी, ऑफ लेंथ एल एंड विड्थ बी, and width B is pivoted at its bottom, ठीक है। water is filled in the one side of gate, ठीक है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स F is applied, at the topmost point of gate, topmost point of gate, ठीक है ना, topmost point of gate from other side, है ना। find the value of F so that gate is in equilibrium, ये गेट इक्विलिब्रियम में रहे, इसके लिए F का क्या वैल्यू होना चाहिए। क्या करेंगे ये सोचो केवल, क्या करेंगे, क्या करेंगे, फोर्स बैलेंस कैसे करेंगे। फोर्स तो ये भी लगा रहा है हिंज, जब हम फोर्स बैलेंस करेंगे तो इसका फोर्स प्लस हिंज का फोर्स, पिवोट का फोर्स बराबर इसका फोर्स, तो फिर तो पिवोट का एक अननोन फोर्स आ गया, कैसे होगा। पिवोट भी तो फोर्स लगा रहा होगा, हम किसी को ऐसे पकड़ के रखें तो बिना फोर्स का ही पकड़ा गया, इसके ऊपर हमारे उंगली के द्वारा फोर्स लगाया गया कि नहीं लगाया गया, ऑब्वियसली लगाया गया। तो फोर्स जहां भी कोई बॉडी को पिवोट किया गया हो, टॉर्क बैलेंस करेंगे। फोर्स, फिर टॉर्क फोर्स क्या होता है, जहां भी पिवोट किया गया हो वहां पर फोर्स बैलेंस करने से तो आपको अननोन बढ़ जाएगा, क्योंकि जब फोर्स बैलेंस करने चलेंगे तो पिवोट के ऊपर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को भी लेना पड़ेगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जहां जहां फोर्स लग रहा है सब लेना पड़ेगा ना। क्या करेंगे, टॉर्क बैलेंस करेंगे। चूंकि ये ऐसे घुमा रहा है और ये फोर्स इसको ऐसे घुमा रहा है, तो टॉर्क अगर बैलेंस हो गया तो काम हो जाएगा। नहीं, टॉर्क बैलेंस करना है। फोर्स तो बैलेंस हो ही रहा होगा, उसके चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि पिवोट जो है इसका काम ही है जो कमी बेसी रहेगा उसको ये पूरा कर देगा। जो जैसे इधर से फोर्स लगाए, इधर से प्रेशर का फोर्स है, अगर ये दोनों बैलेंस नहीं हो पाएगा तो उस कमी को कौन पूरा करेगा, पिवोट उतना फोर्स लगा के उसको, जैसे कोई चीज को दीवार में लटका देते हैं, तो लटकाते हैं, मान लो खूब हेवी कांटे से ठोक के लटका दिए, तो वो जो लटका हुआ है, मान लो कोई एक सीनरी लटका दिए, कुछ भी, या कोई ऑब्जेक्ट लटका दिए, लटका हुआ है, बैलेंस है। अब जो लटका हुआ है उसको पकड़ के कोई और लटक गया, तब भी वो बैलेंस रहेगा। जहां पर कांटी ठोके वो क्या करेगा, ज्यादा फोर्स देने लगेगा उसको बैलेंस करने के लिए। उसका काम ही यही है, पिवोट का काम ही वही है कि जितना जरूरी होगा उतना ही फोर्स वो देगा। आप सोच के देखो ना इस बात को, कि जैसे तुम कोई चीज को पकड़ के लटक जाओ,
तो तुम्हारे हाथ पे प्रेशर टेंशन आ रहा है, अब तुमको पकड़ के कोई और लटक गया तो तुम्हारे हाथ में टेंशन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? तो क्यों बढ़ गया? तुम जहां पकड़े हुए हो, जहां पर क्लैंप को पकड़े हुए हो, वहां पे और टेंशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि वो क्या कर रहा है, बैलेंस करने के हिसाब से अपना फोर्स बढ़ाते जा रहा है। तो पिवोट का जो फोर्स है ना, वो वेरिएबल है, जितना जरूरत होगा उतना वो लगाएगा, उसके फेर में मत पड़िए। इसलिए जहां भी पिवोट रहेगा वहां पर फोर्स बैलेंस करने से कोई फायदा नहीं है, कर ही नहीं पाओगे तुम। अननोन पता नहीं चलेगा कितना पिवोट फोर्स लगाया। क्या बैलेंस करेंगे? टॉर्क। टॉर्क के बारे में इसलिए बात किए थे। अब चलिए यहां से देखिए, यहां से y दूरी पर एक हम dy थिकनेस का एलिमेंट ले लिए इधर से, ये l लेंथ है ही, y दूरी पर dy थिकनेस का एलिमेंट ले लिए। इस एलिमेंट पे जो फोर्स लगा, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, वो कितना लग गया भाई? df लग गया। df हाइड्रोस्टैटिक, dfh कर लेते हैं, हाइड्रो कर लिया है ना। कितना है? df हाइड्रो बराबर रो जी वाई बी डी वाई। लेंथ l, विड्थ v है, तो ये dy इंटू बी ना, बी dy एरिया हुआ जिस पर फोर्स लगा। लेकिन चक्कर ये है कि हम लोग जब टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला तुमको दिए तो बोले कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक ही पॉइंट पर फोर्स लगेगा तरफ दूरी ले लेंगे। यहां तो हर जगह फोर्स लग रहा है, यहां भी फोर्स लग रहा है, यहां भी 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 लग रहा है, यहां भी, हर जगह फोर्स है। यानी फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, फोर्स पॉइंटेड नहीं है कि एक ही जगह लग रहा है। अगर एक जगह फोर्स लगता तो डायरेक्ट टॉर्क निकल जाता, फोर्स इनटू, लेकिन फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह फोर्स लग रहा है। तो क्या करेंगे कि एलिमेंट पर सीधे टॉर्क निकालेंगे। जैसे एक एलिमेंट पे फोर्स निकाल के इंटीग्रेट करते हैं ना, अब उस एलिमेंट पे फोर्स नहीं, उस एलिमेंट पे टॉर्क निकाल के इंटीग्रेट करेंगे। कैसे? सो देखो, डी टाउ, टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डीएफ हाइड्रोस्टैटिक इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये एक्सिस यहां है, एक्सिस कहां पे होगा? जहां पे पिवोट है। ये दूरी क्या है जी? l माइनस वाई। क्या लिखेंगे हम लोग? l माइनस वाई। क्या हो गया ये? रो जी बी वाई डी वाई इंटू एल माइनस वाई। सही है? तो टॉर्क निकाल दीजिए, सीधे इंटीग्रेट कर दो। रो जी बी एक तरफ, एक बार इंटीग्रेशन में एल को बाहर रखो, वाई डी वाई, और दूसरे तरफ माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। बोलो, समझ गए? अरे रो जी बी तो बाहर था ही, जीरो से एल, जीरो से एल। टॉर्क निकालने का जो फॉर्मूला हुआ, रो जी बी वाई डी वाई का वाई स्क्वायर बाई टू, एल स्क्वायर बाई टू, एक एल इधर से, एल क्यू बाई टू माइनस, यहां तो सीधे वाई क्यू बाई थ्री हो जाएगा, यानी एल क्यू बाई थ्री हो जाएगा। तो एल क्यू बाई थ्री तो आ कितना गया? मतलब ये सब सॉल्व करके कितना आ गया? रो जी बी एल क्यू बाई 6, है ना जी? अरे बोल कहना है। तो टॉर्क निकल गया हाइड्रोस्टैटिक का। अब देखो, कहानी इतना ही था बस। तो टॉर्क हाइड्रोस्टैटिक का ये बराबर होना चाहिए टॉर्क ड्यू टू एफ, यही ना? एफ जो टॉर्क लगाया कितना हो गया? ये रो जी बी एल क्यू बाई 6 बराबर कितना? एफ इंटू एल, एफ इंटू
एल से एल कट गया, एफ कितना आ गया 1/6 रो जी बी एल स्क्वायर, 1/6 रो जी बी एल स्क्वायर। ठीक है, लिखिए। तो इस तरह से फोर्स कहां बैलेंस करना है, टॉर्क कहां बैलेंस करना है, ये सब ध्यान रहना चाहिए। वैसे तो अब हम रोटेशन शुरू करेंगे तो पता चलेगा ही, टॉर्क से ही शुरू करते हैं, है ना, तो पता चलेगा ही। लेकिन फिर भी एक क्लास बेसिक पढ़ाएंगे, फिर टॉर्क आ जाएगा। लाओ पैकेज लाओ, तो वो जो हम लोग कर रहे थे अभी। डीपीपी कौन सा हम लोग बोले अभी करने के लिए? 5 नहीं 5 नहीं, 1 और 2। देखिए जो जिस सीक्वेंस में हम पढ़ाए, पहले 3 4 हुआ, अब 1 और 2 करना है। 1 तो पूरा पास्कल्स लॉ का है और 2 जो है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का है। तो ये अब करिएगा, एक बार ये पूरा करो, फिर हम लोग बात करेंगे। और एक्सरसाइज का भी सवाल बन सकता है ना। एक्सरसाइज 1 निकालिए सब कोई। और फ्लूइड स्टैटिक्स देखो 1 से लेके 19 तक, 1 से 19 तक फ्लूइड स्टैटिक्स है ना। ये पूरा बना देना है। ठीक है, अब जैसे फ्लूइड स्टैटिक्स पूरा कंप्लीट हो गया, अगला क्लास में हम शुरू करेंगे फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये जितना पढ़ाए हैं उसका अब जो है हम लेक्चर अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। अब होगा अपलोड, एक खत्म होगा तब, फिर फ्लूइड डायनामिक्स खत्म हो जाएगा तब उसका अपलोड करेंगे। ठीक है ना। फ्लूइड डायनामिक्स 2 ही दिन का है, 2 क्लास चलेगा बस। लीजिए पकड़िए, ले जाओ जी, ये लो ना। आज के लिए इतना ही, बाकी अब जो